यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है और इसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और जब उस लड़की के बारे में इसको पता चलता है तो इसके सारे अरमान टूट जाते हैं, इसका दिल ही टूट जाता है, ये बहुत दुखी हो जाती है। और फिर आगे जो होगा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो यह गाइस वीडियो एंड तक देखना, ये स्टोरी रियली बहुत अमेजिंग है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझसे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आप मेरे सेकंड चैनल पे भी विज़िट कर सकते हो, उस पर भी मैं ऐसी स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रीत। रीत बेसिकली पंजाब से रहने वाली है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी मुंबई में रह रही है। लेकिन रीत फिर से पंजाब आई है क्योंकि इसे भगवान के सामने मत्था टेकना है। इसने कुछ मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई। रीत पंजाब आई थी, वो मत्था टेक लेती है और वो जब गुरुद्वारे से बाहर आती है वो देखती है कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसके पास से एक पुलिस वाला गुजरता है तो रीत उससे पूछती है कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, लोग इतने भाग क्यों रहे हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है, अरे आपको नहीं पता क्या, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है और सरकार ने ये बोला है कि जो जहाँ पे है वो वहीं रहे। और इन लोगों ने इतनी भगदड़ इसलिए मचा रखी है क्योंकि ये लोग अपनी ज़रूरत की सामान को जल्दी खरीद के अपने घर में पैक होना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदो और कमरे में जाके पैक हो जाओ। और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता बाहर मत निकलना, वरना पुलिस सामने ही है। ये सुन के तो रीत बहुत डर जाती है क्योंकि उसे मुंबई वापस जाना था और वो यहाँ पे आई थी तो इसने यहाँ पे कोई घर नहीं लिया था। इसने बस एक दिन के लिए ही होटल बुक किया था और अब होटल जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी रीत तो होटल पहुँच जाती है। होटल पहुँचने के बाद वो टिकट बुक करती है, लेकिन टिकट बुक नहीं होता क्योंकि जिस ऐप से भी उसे टिकट बुक करना था वो ऐप काम नहीं कर रही होती। उसमें एक ही नोटिफिकेशन आता है कि ये ऐप लॉकडाउन खुलने के बाद ही काम करेगा। और ये देख के रीत थोड़ा चौंक जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर रीत ये सोचती है कि यहाँ रुकने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि उसे मुंबई जाना बहुत ज़रूरी था, उसकी एक मीटिंग भी थी और अगर वो पंजाब में रुक जाएगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए रीत सोचती है कि यहाँ से टिकट बुक नहीं हो रहा, शायद एयरपोर्ट पे जाने पे बुक हो जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट पे जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी तो रीत एक साइकिल उठाती है और साइकिल से ही चली जाती है। उसने किसी से मांगी थी, उसने कहा था कि मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी। फिर ऐसे वैसे कैसे भी करके रीत एयरपोर्ट पहुँच जाती है और वहाँ जाके जो वो नज़ारा देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि इतनी भीड़ है कि कोई कदम भी अच्छे से नहीं रख पाएगा। वो सोचती है कि यार ये सब चल क्या रहा है, एक लॉकडाउन ही तो लगा है और सबको आज ही जाना है क्या। रीत सोचती है कि अगर वो आज गई यहाँ पे टिकट बुक करने तो आज तो नहीं हो पाएगा। और ये बस यही सोच के वो बस भीड़ को देखते रहती है। रीत को मुंबई जाना बहुत ज़रूरी था इसलिए वो सोचती है क्या हुआ अगर प्लेन्स नहीं चल रही है तो मैं रेल से भी जा सकती हूँ। और बस यही सोच के रीत चली जाती है रेलवे स्टेशन पे। वहाँ जाके भी वो देखती है कि बहुत भीड़ है। वो सोचती है कि भीड़ हो या कुछ भी हो, जैसे ही ट्रेन आएगी मैं अंदर घुस जाऊंगी और जो होगा देखा जाएगा। अगर टीटी आया तो कुछ पैसे दे दूंगी उसे। और तभी ट्रेन भी आ जाती है और रीत आओ देखती है ना ताओ, वो सीधा ट्रेन के अंदर घुस जाती है। और इतनी भीड़ अंदर थी कि सांस भी कोई अच्छे से नहीं ले पा रहा था। और तभी एक लड़की जो कि रीत की उम्र की थी वो भी ट्रेन में घुस जाती है और रीत के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने ही था। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था लेकिन क्या करे, जाना तो ज़रूरी था। ट्रेन के अंदर भीड़ बढ़ती गई और रीत और उस लड़की के बीच में जो भी फासले थे वो कम होते गए। दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच से हवा भी नहीं निकल पाती। कुछ देर के बाद ट्रेन निकल पड़ती है और जब ट्रेन हिचकोले खाती है दोनों की बॉडी एक दूसरे से टकराती है। ये थोड़ा सा फ़नी मोमेंट भी था और ऑकवर्ड मोमेंट भी। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहते, एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो सामने वाली लड़की ही रीत से पूछ लेती है कि कहाँ जाना है आपको। तो रीत कहती है मुझे मुंबई जाना है, वो भी ज़रूरी है इसीलिए, वरना इतनी भीड़ में मुझे कोई ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी रहूँ। तो फिर रीत भी उससे पूछ लेती है कि आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़की भी कहती है कि मुझे भी मुंबई जाना है, मैं यहाँ पर किसी की शादी अटेंड करने आई थी लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लगा
तो मैंने सोचा कि पहले घर पहुंच जाऊं, शादी तो कभी और भी देख लूंगी। तो रीत कहती है अरे वही तो, मैं भी यहाँ पे बस मत्था टेकने आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा काम खराब हो गया। और ऐसे ही ये दोनों बहुत घंटों तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। फिर तभी ट्रेन दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली जाके ट्रेन रुक जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी, सभी यात्री यहीं पे रुक जाए। सभी यात्री तुरंत ट्रेन से उतरने लगते हैं और आनन फानन में रीत भी उतर जाती है और उसके साथ वो लड़की भी उतर जाती है। दोनों ट्रेन से उतर चुके थे और दोनों बहुत घबराए हुए थे। तभी रीत वहाँ पे एक आदमी से पूछती है कि क्या वो भैया ट्रेन क्यों रुक गई। तो फिर वो आदमी कहता है आपने अनाउंसमेंट सुनी नहीं क्या, ट्रेन नहीं चल सकती ना, बहुत आगे खतरा है इसीलिए। तो फिर ये सुन के रीत थोड़ा सा पैनिक होने लगती है। वो कहती है क्या यार, पता नहीं कितनी देर तक रुकना है यहाँ पे। फिर तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है अपने मंजिल पे पहुँचने की, तो पास में एक बस अड्डा है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि वो बस कहाँ जाएगी, और क्या पता जहाँ आपको जाना है वो बस वहाँ पे भी जा रही हो। ये सुन के रीत को थोड़ा हौसला मिलता है और वो तुरंत बस अड्डे के पास चली जाती है। और जो बस अड्डे का ओनर होता है वो कहता है कि हाँ, बस रात को 10 बजे चलेगी, अगर आपको जाना है तो आप अभी ही पैसे दे दो, क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि आज बहुत लोगों ने टिकट बुक कर दी है। तो रीत कहती है अच्छा ठीक है, ये लीजिए पैसे। तभी पीछे से वो लड़की भी आ जाती है। वो कहती है कि ये लीजिए, आप एक और टिकट बुक कर दीजिए। तो रीत कहती है तुम भी मेरे साथ ही जाओगी। तो वो लड़की कहती है हाँ, हम दोनों की मंजिल एक ही है ना। और ये बोल के दोनों बस वाले को 500 रुपये दे देते हैं और जाके बैठ जाते हैं निश्चिंत होके। उन्हें लगता है कि चलो एक मुसीबत तो टल गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। फिर तभी रीत उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ भूख तो लगी है। तो तभी सामने एक दुकान दिखता है। रीत कहती है चलो यहाँ कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन ये छोटी सी दुकान है, वहीं पे कुछ खा लेते हैं। तो वो लड़की कहती है वहाँ पे बहुत भीड़ है और वैसे भी कोरोना फैल रहा है, मुझे नहीं जाना वहाँ। तो रीत उस लड़की से कहती है कोई बात नहीं, तुम उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। और वो लड़की ऐसा ही करती है, वो जाके पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर कुछ देर के बाद रीत 2 प्लेट में खाना लेके आती है और वो उस लड़की को देखती है। वो लड़की फ़ोन चला रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मतलब वो रो रही होती है। फिर जैसे ही वो लड़की रीत को देखती है, वो अपने आंसू छुपाने लगती है, अपने आंसू पोंछने लगती है। तो रीत भी उसकी आंसुओं को इग्नोर करती है। वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसने उस लड़की को रोते हुए देखा ही नहीं। फिर रीत उस लड़की के पास जाके बैठ जाती है और वो कहती है कि ये लो खाना खा लो, यहाँ पे तो मुझे छोले कुलचे मिले, तो कोई नहीं, ये भी टेस्टी होता है, खा लो। लड़की कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा खाने का मन नहीं है। रीत उस लड़की से कहती है अरे अचानक से क्या हो गया, अभी तो तुमने बोला कि हाँ जाओ लेके आओ और अभी कह रही हो नहीं खाना है। तो वो लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है, मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पे कब तक रुकेंगे और मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। तो रीत कहती है अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार, मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इतना क्यों डर रही हो। और फिर रीत कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये कुलचे खाओ, और इतनी देर से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम क्यों नहीं बताया। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम है अंकिता और मैं मुंबई के लोनावला में रहती हूँ। तो रीत कहती है अरे वाह, मैं भी तो वहीं पे रहती हूँ। और ऐसे करके ये दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। और रीत जब अंकिता को देखती है तो उसे ये लगता ही नहीं है कि ये इस लड़की से वो आज ही मिली है, क्योंकि अंकिता बहुत अच्छी लड़की थी, वो भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हंसते गाते खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद रीत देखती है कि 9:30 हो चुका है, मतलब कि 10 बजे बस आ जाएगी और इन दोनों को जाना पड़ेगा। रीत कहती है कि हम एक काम करते हैं, बस में जाके बैठ जाते, क्योंकि हम बस को छोड़ नहीं सकते, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अंकिता कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, और ये बोल के वो दोनों बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रीत कहती है कि मुझे ना बाथरूम जाना है, तो तुम यहीं रुको, मैं हल्की होके आती हूँ। तो अंकिता कहती अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, मैं भी साथ चलूँगी। तो रीत कहती हाँ चलो। फिर वो दोनों बाथरूम में जाते हैं और हाथ वाथ धोने लगते हैं। तो अंकिता जो थी ना, वो रीत को काणी मतलब तिरछी नज़रों से देखने लगती है और रीत इस बात को नोटिस करती। फिर जब रीत भी अंकिता को तिरछी नज़रों से देखती है तो अंकिता अपना मुंह घुमा लेती है और वो बाहर जाने लगती है। लेकिन
रीत को ये तो समझ आ चुका था कि ये लड़की के अंदर कुछ ना कुछ तो झोल है, लेकिन उसे अंकिता पसंद थी। लेकिन वो अभी ये सब नहीं बोलना चाहती थी। फ़िलहाल वो दोनों बस में जाके बैठ जाते हैं। तभी बस का ड्राइवर आता है और वो कहते हैं कि हेलो मैडम, बस से नीचे उतरो। तो रीत कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, बस चलने के लिए तैयार है तो हम बैठ रहे हैं ना, और आप ऐसे अकड़ के क्यों बात कर रहे हो, पैसे हमने दे दिए ना। तो वो बस वाला था, वो रीत को और उस अंकिता को 500-500 रुपये लौटा देता है, मतलब उनके पैसे उन्हें दे देता है और कहता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, इन्होंने सीट के 2000 रुपये दिए हैं और आप दोनों ने सिर्फ 500-500 रुपये, ये रखो अपने पैसे और जाके किसी और बस को देखो। और ये बोल के बस वाला बस चालू कर देता है और बस लेके तुरंत चला भी जाता है। उसके जाने के बाद रीत को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बुरा भला भी कहती है, लेकिन अंकिता रीत को शांत कराती है। वो कहती है कि अब क्या करें, माहौल ही ऐसा है ना, सब बस अपने बारे में सोच रहे हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर दोनों जाके साइड में एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि अब जगह सुनसान होते जा रही है, सड़कें खाली हो रही है और जो भी लोग बैठे थे सब अपने घरों में अंदर जा रहे हैं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को दिखा रही थी कि वो दोनों बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि थी तो दोनों लड़कियां ही ना, वो भी सुनसान इलाके में। अंकिता की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो रोना चालू कर देती है। रीत कहती है अब क्या हुआ तुम्हें, तो अंकिता कहती है पता नहीं अब हम दोनों यहाँ पे कब तक फंसे रहेंगे, एक तो हम दोनों लड़कियां, ऊपर से अंधेरी रात, पता नहीं भगवान ही बचाए हम दोनों को। रीत कहती है कि तुम प्लीज़ कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा हम दोनों के साथ। और मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या हमें कोई गाड़ी मिल सकती है या नहीं। और ये सोच के रीत एक दुकानदार के पास जाती है और उससे पूछती भी है कि भैया कोई गाड़ी है जो हमें थोड़ा आगे तक छोड़ सकती है। तो वो दुकानदार वाला कहता है कि फ़िलहाल इतनी रात को तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। उधर अंकिता खुद को कोस रही होती है ये कह के कि मैं क्यों आई पंजाब, अच्छा होता मैं वहीं पे रह जाती, वैसे भी मेरी मम्मी तो मना ही कर रही थी, अच्छा होता मम्मी की सुन लेती मैं। रीत कहती है अंकिता ये क्या बच्चों की तरह बात बात पे रोने लगती हो यार, और तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और हम पहुँच जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम मुंबई तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन दिल्ली में मेरी कुछ कज़न्स रहती है, हम उनके पास चले जाएंगे। और वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे एक टैक्सी आ जाता है। वैसे भी अंकिता और रीत दिल्ली में पहुँच ही गए थे लगभग। वो टैक्सी वाला कहता है कि हाँ मैडम जी कहाँ जाना है। तो रीत कहती है भाई साहब आप हमें दिल्ली के करोल बाग तक छोड़ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो वो टैक्सी वाला कहता है हाँ हाँ करोल बाग तो जा ही रहा हूँ मैं, छोड़ दूँगा, आ जाओ बैठ जाओ। ये सुन के रीत खुश हो जाती है कि चलो कोई तो आया। फिर वो दोनों तुरंत टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। वो टैक्सी वाला कहता है कि आप दोनों बैठ तो गए, लेकिन आप दोनों ने किराया तो पूछा ही नहीं मैं कितना लूँगा। तो रीत कहती अरे हाँ बताओ आप कितने पैसे लेंगे। तो टैक्सी वाला कहता है कि दोनों को मिला के 15,000 रुपये लूँगा। ये सुन के तो रीत को शौक लग जाता है। वो कहता है कि भैया गांजा पी लिया क्या आपने, यार 15,000 कैसे ले सकते हो आप। तो फिर वो टैक्सी वाला कहता है ठीक है अगर नहीं दे सकते तो उतर जाओ, वैसे भी बहुत सारे सवारी हैं जो 20,000 देने को भी तैयार है। अब माहौल ही ऐसा है ना, और ऐसे माहौल में तो कमाना होता है। रीत को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाती है। फिर वो अंकिता को देखती है, वो कहती है कि चलो कुछ पैसे तुम दे दो कुछ मैं दे देती हूँ। तो फिर अंकिता का मुंह फिर से लटक जाता है और वो फिर से रोना शुरू कर देती है। रीत के पास पैसे थे, इतने पैसे थे कि वो आराम से दिल्ली पहुंच सकती थी, लेकिन वो अंकिता को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। एक बार को तो वो सोचती है कि अंकिता को छोड़ देती हूँ और अकेले ही जाती हूँ, लेकिन वो अंकिता का मासूम चेहरा देखती है तो वो फिर खुद को रोक लेती है और वो कहती है नहीं मैं इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर रीत खुद ही अपने हाथों से अंकिता का आंसू पोंछती है, उसके चेहरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, तुम बस आराम से बैठो, मैं सारे पैसे दे देती हूँ। तो अंकिता टैक्सी से उतर जाती है और वो कहती है कि नहीं मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, और अभी हमें मिले कितना समय हुआ है, तुम क्यों किसी अनजान के लिए इतने पैसे दे रही हो। तो रीत कहती है देखो ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, रात बहुत हो चुकी है, ड्रामे मत करो, बैठो जल्दी से। अंकिता तो रीत को बहुत मना करती है, तो रीत टैक्सी से बाहर निकालती है और वो अंकिता को गुस्से की नज़र से देखती है और उसका हाथ पकड़ के टैक्सी में बैठा देती है और वो कहती है कि
ये फिल्मी ड्रामे ना मेरे सामने मत किया करो। फिर तभी टैक्सी चल पड़ती है और आधे रास्ते जाने के बाद दोनों को नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद रीत की आँख खुलती है। वो देखती है कि अंकिता उसकी गोद में सर रख के सो रही है। उसका चेहरा देख के, उसकी मासूमियत देख के रीत को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि वाह, ये लड़की कितनी मासूम है यार। और देखते देखते रीत अंकिता के गालों पे किस कर लेती है, उसे चूम लेती है। अंकिता सोते वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिख रही थी। उसके थोड़े से होठ भी खुले हुए थे और उसकी होठ को देख के रीत का मन करता है कि उसकी होठों को भी चूम ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो बस उसके चेहरे को निहारते रहती है। और फिर रीत की भी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर की आवाज़ आती है। वो कहती है कि उठ जाओ जी, करोल बाग आ गया। फिर तभी रीत देखती है कि सच में करोल बाग आ चुका है। वो दोनों उतरती हैं। टैक्सी वाला कहता है कि मेरे पैसे। तो रीत कहती है हाँ जी, दे रहे हैं आपके पैसे, भाग नहीं रहे हैं हम। फिर वो रीत उसके मुंह पे पैसे मारती है, मतलब उसे दे देती है। और फिर दोनों देखने लगते हैं। फिर रीत अपने कज़न को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो उसके शहर में है और वो जहाँ भी उसको लेने आ जाए। रीत को ये तो पता था कि उसका कज़न करोल बाग में ही रहता है, लेकिन कहाँ रहता है, उसके घर का फुल एड्रेस रीत को नहीं पता था। वो अपने कज़न को कॉल करती है, लेकिन उसका कज़न तो कॉल पिक ही नहीं करता है। शायद वो सो रहा होगा। रीत यही सोच के कॉल कट कर देती है। फिर तभी सामने गुरुद्वारा दिखता है और रीत को लगता है कि शायद आज रात इसी गुरुद्वारे में काटनी पड़ेगी। और यही सोच के दोनों गुरुद्वारे के अंदर जाने लगते हैं। तो अंकिता तो रीत को थैंक यू हमेशा बोलते रहती है। रीत कहती है कि एक बार और थैंक यू बोला ना तो मैं तुम्हें पक्का एक थप्पड़ मार दूंगी। और ये सुन के अंकिता हंसने लगती है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद रीत कहती है कि मुझे फ़्रेश होना है। अंकिता कहती है हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार यहाँ पे करती हूँ। और अंकिता वहाँ बैठ जाती है, वो आराम करने लगती है। और उधर से रीत फ्रेश होके आती है। वो देखती है कि गुरुद्वारे में सबको चाय मिल रही है। रीत को बहुत भूख तो लगी हुई थी, इसीलिए वो 2 कप चाय ले लेती है और वो चाय लेके अंकिता की तरफ बढ़ती है। फर्श जो नीचे था वो गीला था, जिस वजह से रीत का पैर फिसल जाता है और जितना भी चाय था वो रीत के हाथों पे गिर जाता है। उसके हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, उसे दर्द भी हो रहा होता है। और वो कहती है ओ नो यार, ये क्या हो गया मुझे। अंकिता देखती है, वो घबरा जाती है और उसके पास कोई क्रीम थी, वो रीत को लगा देती है। और अंकिता जैसे ही रीत को क्रीम लगा रही थी, उसको बहुत ठंडक महसूस होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रीम का जादू है या अंकिता का। और अंकिता जितने प्यार से उसे क्रीम लगा रही थी, रीत की तो पूरी बॉडी भी ठंडी पड़ गई थी। अंकिता गुस्से में रीत को कहती है क्या रीत, देख नहीं सकती थी क्या, नीचे गीला है, संभल के चलूँ। तो रीत तो कुछ नहीं कहती, वो तो बस अंकिता को ही देखती जा रही थी। और अब तो रीत को थोड़ा सा आराम मिलता है, वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे के आसपास दोनों की नींद खुलती है। और आज रीत बहुत खुश थी, ये सोच के कि चलो आज तो उसे घर में रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा, अब इसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फिर वो अंकिता को भी उठाती है। जब अंकिता उठती है तो वो कहती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। तो रीत कहती है मेरा हाथ तो ठीक है, खैर देखो ना सुबह हो चुकी है। और तभी रीत को उसके कज़न का कॉल भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो रीत कहती है मैं करोल बाग के गुरुद्वारे में हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो उसका भैया कहता है ठीक है, तुम कुछ देर इंतज़ार करो, मैं आ जाऊँगा। इतना बोलने के बाद दोनों चले जाते हैं बाथरूम हाथ मुंह धोने के लिए। बाथरूम के अंदर जाने के बाद जब रीत पानी से अपना मुंह धो रही थी, तो फिर से अंकिता रीत को तिरछी नज़र से देखती है। और इस बार तुरंत रीत भी अंकिता को देख लेती है। अंकिता नज़रें चुराने लगती है, लेकिन रीत उसके करीब आ जाती है। जहाँ पे ये दोनों थे वो जगह बिल्कुल खाली खाली थी, आसपास कोई भी नहीं था। तो रीत पहले तो अंकिता के बालों पे हाथ फेरती है, उसके बालों को साइड करती है और फिर वो बिना कुछ बोले उसके गालों को चूम लेती है। और उसके गालों को चूमने के बाद उसके गर्दन पे अपने होठ रखती है। और जब रीत अंकिता को चूम रही थी तो अंकिता कुछ नहीं कहती, शायद अंकिता भी चाह रही थी कि रीत उससे प्यार करे। फिर अब रीत से कंट्रोल नहीं होता, वो अंकिता को अपने होठों के सामने ले आती है, उसका मुंह अपनी तरफ कर लेती है और वो अंकिता की आंखों में देख के उसको अपने करीब खींच लेती है, उसे चूमने लगती है। अंकिता अभी भी कुछ नहीं कहती। फिर रीत कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो।
इससे पहले कि अंकिता कुछ बोलती, बाथरूम में कोई आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब दोनों ने हाथ मुंह तो धो ही लिया था, तो दोनों बाहर आ जाते हैं। जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो रीत के चेहरे पे एक अलग सी ही मुस्कान थी, लेकिन अंकिता अभी भी नॉर्मली खड़ी थी। फिर दोनों गुरुद्वारे से बाहर जाते हैं, तभी उन दोनों के सामने एक कार आके रुकती है। रीत कहती है ये तो मेरी कार नहीं है, ना ये मेरे भैया की कार है, किसकी कार है ये? तभी कार में से एक औरत निकलती है, एक आदमी निकलता है और एक 4-5 साल की लड़की निकलती है, एक छोटी सी बच्ची। उस कार से जो औरत निकलती है वो अंकिता को गले लगाते हुए कहती है, बेटा मैं तो कितनी परेशान हो गई थी, मैं खबर देख देख कितनी परेशान हो रही थी कि मेरी बच्ची बाहर है, पता नहीं किस हालत में होगी। अंकिता कहती है कि मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप इनसे मिलिए, इनका नाम है रीत, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती। तो फिर उसकी सासू माँ रीत को कहती, थैंक यू बेटा, आपने मेरी बहू की बहुत हेल्प कर दी। फिर रीत कहती है बहू, फिर वो सीधा अंकिता से पूछ ही लेती है कि कौन है ये सब। तो अंकिता कहती है कि रीत इनसे मिलो, ये है मेरी सासू माँ और ये है मेरे पति और ये है मेरी छोटी सी 4 साल की बेटी। ये सब सुन के तो रीत को सदमा टाइप का लग जाता, वो बिल्कुल खामोश होके उसकी बात सुनती और उन सबको देख रही थी कि अंकिता शादीशुदा है। फिर अंकिता का पति भी रीत को कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी पत्नी की बहुत हेल्प की। रीत को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने 1% भी नहीं सोचा था कि अंकिता शादीशुदा होगी। फिर अंकिता अपने पति से कहती है कि मैंने आपको कुछ पैसे लाने के लिए बोला था, आप लाए हो? तो उसने बोला हाँ मैं लेके आया हूँ, ये लो। फिर अंकिता रीत को वो पैसे देने लगती है, वो कहती है कि ये लो, ये वही पैसे हैं जो तुमने मेरी हेल्प की थी, अब तुम्हारा ही हक है इस पैसे पे, तुम रख लो। सो रीत कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। फिर उसके सासू माँ भी कहते हैं अरे बेटा रख लो ना। तो रीत कहती है नहीं आंटी जी मुझे नहीं चाहिए। फिर उसका पति बोलता है कि अच्छा अंकिता आप चलते हैं, बहुत देर हो रही है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। तो अंकिता कहती है भूख तो बहुत लगी है और साथ में मुझे नींद भी आ रही है, तो चलते हैं। तो अंकिता रीत से गले मिल लेती है और वो चली जाती है। रीत कुछ भी नहीं कहती, वो बस खामोश होकर अंकिता को जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद अंकिता रीत को कॉल भी करती है, वो कहती है कि जब मैं जा रही थी तुमने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, क्यों खामोश रही? तो रीत कॉल कट कर देती है, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। रीत एक साइड में बैठी हुई थी, तभी उसका भाई भी आ जाता है। उसका भाई रीत को देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं कितना डर गया था। फिर रीत कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक ही हूँ। फिर वो कार में बैठ जाती है और वो जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो वो रास्ते में सोच रही होती कि क्या यार मैंने उसे किस क्यों किया, क्यों मैंने उसे प्यार का इजहार किया, अच्छा होता कि सारी बातें दिल में ही दफन रखती। रीत ये भी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा अंकिता शादीशुदा है, काश मुझे पहले ही पता होता वो शादीशुदा है तो मैं उसे कभी किस करती ही नहीं। रीत कहती है कि अब मैं अंकिता से कभी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी शादीशुदा और खुशहाल जिंदगी में कोई अड़चन आए। रीत को ये भी पता था कि अंकिता भी उससे प्यार करने लगी है, क्योंकि अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो जब रीत ने उसे चूमा था तो अंकिता मना कर देती, लेकिन अंकिता ने उसे मना नहीं किया। रीत कहती है कि कुछ भी हो वो लड़की बहुत अलग थी, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी, चाहे वो एक रात ही मेरे साथ रही लेकिन वो रात भी बहुत सालों के बराबर था। रीत घर पहुंच जाती है, घर पहुंचने के बाद उसे अंकिता कॉल भी करती है, लेकिन वो अंकिता के ना कॉल उठाती है ना मैसेज का जवाब देती है और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर रीत को किसी अननोन नंबर का कॉल आता है, वो कॉल उठाती है तो वो कॉल अंकिता का ही था। तो फिर रीत कहती है ये दूसरे नंबर से कॉल क्यों कर रही हो? तो अंकिता कहती है तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही हो? तो रीत कहती है क्या करना है तुमसे बात करके, तुम्हारी लाइफ अलग है मेरी लाइफ अलग है, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। तो अंकिता कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। रीत कहती है मिल के क्या करोगी तुम? तो अंकिता कहती है एक बार मिलो तो सही, सब मैं क्लियर करती हूँ तुम्हें। तो रीत कहती है ठीक है हम आज ही शाम को मिल लेते हैं। फिर जहाँ पे मिलना होता है दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे अंकिता भी आती है। अंकिता आते ही रीत को गले लगा लेती है। रीत अभी भी खामोशी खड़ी थी। फिर अंकिता कहती है खामोशी की वजह क्या है? ओह हाँ तुम्हें पता चल गया ना कि मैं शादीशुदा हूँ, शायद इसीलिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? रीत कहती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो इसका मतलब कि तुम्हारे पति को धोखा मिल रहा है और मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। अंकिता कहती है रीत प्लीज़ इतना मत सोचो। और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। रीत का घर पास में था इसलिए दोनों घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद अंकिता
रीत के पास बैठ जाती है, उसको देखने लगती है। फिर अंकिता कहती है कि रीत मेरी ही गलती है, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, और अगर मैं पहले बता देती तो तुम्हें मेरे से इतनी अटैचमेंट नहीं होती। तो रीत कहती हाँ, अगर तुम बता देती ना तो शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अंकिता कहती अच्छा मुझे माफ़ कर दो। तो रीत कहती है कोई बात नहीं। फिर अंकिता रीत के करीब जाने लगती है, उसके होठों को चूमने लगती है। रीत कहती है ये क्या कर रही हो। अंकिता कहती है प्लीज़ मुझे रोकना मत। रीत खामोश हो जाती है, उसे रोकती टोकती नहीं है। तो अंकिता रीत को चूमते हुए उसके कपड़े उतार देती है। तो रीत कहती है तुम्हारा क्या मकसद है। अंकिता कहती है मैंने बोला ना मुझे रोकना मत। फिर रीत कुछ नहीं कहती है। तो फिर अंकिता धीरे धीरे उसको चूमते हुए नीचे आती है, उसके टांगों पे भी किस करने लग जाती है और टांगों को वो काट भी लेती है और फिर उसको चूमती है, वहाँ पे हाथ रखती है, सहलाती है। रीत को बहुत मज़ा आता है और फिर अंकिता वहाँ पे चूमने लगती है, वहाँ पे वो चाटना भी स्टार्ट कर देती है। और जब वो स्टार्ट करती है तो फिर रीत के तो मज़े ही मज़े, और दोनों के बीच में सब कुछ होने लगता है। और फिर रीत भी अंकिता को वैसे ही मज़े देती है जैसे कि अंकिता ने रीत को दी थी। दोनों ऐसे ही मज़े करते हैं, संबंध बना लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। फिर जब दोनों उठते हैं तो अंकिता कहती है क्या हुआ रीत, अगर हम शादी नहीं कर सकते कम से कम साथ तो रह सकते हैं ना, एक दोस्त की तरह। तो रीत कहती है हाँ, एक दोस्त की तरह हम हमेशा साथ रहेंगे। और ये बोल के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये कहानी फ़िलहाल यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टाटा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।